तर्कशास्त्र में परिभाषा विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है जाति व्यवच्छेदक परिभाषा के नियम। रूल्स फॉर डेफिनेशन पर जीनस एंड डिफरेंशिया। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पद को परिभाषित करते समय हमें किन तार्किक नियमों को दृष्टिगत रखना चाहिए और यदि इन नियमों की उपेक्षा की जाती है तो किसी पद की परिभाषा करते समय कौन से तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही जाति व्यवच्छेदक परिभाषा विषयक आज के व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कौन से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं उन्हें भी हम स्पष्ट करेंगे। किसी भी पद को परिभाषित करने का तात्पर्य ये है कि उसके संपूर्ण अर्थ का विवेचन किया जाए। किसी भी पद की परिभाषा करते समय हम उसके अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं। किसी भी पद की परिभाषा करते समय उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाना आवश्यक है। परंपरागत तर्कशास्त्र के अनुसार किसी पद के संपूर्ण गुणार्थ में उसके जाति गुण और व्यवच्छेदक गुण समावेशित होते हैं। जाति गुण किसी भी पद को परिभाषित करते समय जब हम जिस पद का प्रयोग करते हैं वह पद किस जाति और वर्ग का सदस्य है इसका स्पष्टीकरण जाति गुण के द्वारा किया जाता है, जबकि व्यवच्छेदक गुण के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि जिस पद को हम परिभाषित कर रहे हैं वह पद अन्य जाति और वर्ग के सदस्यों से किस प्रकार पृथक है। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में ये स्पष्ट किया था कि किसी भी पद की परिभाषा का स्वरूप क्या है और परिभाषा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। परिभाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हमने ये स्पष्ट किया था कि परंपरागत तर्कशास्त्र के मतानुसार किसी पद के परिभाषित करने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाए और संपूर्ण गुणार्थ में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि उसके जाति एवं व्यवच्छेदक दोनों प्रकार के गुणों का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है। उदाहरणार्थ यदि हम मनुष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। यहाँ जो मनुष्य की जो परिभाषा की गई है इसमें जो प्राणी शब्द है वह जाति गुण है, क्योंकि मनुष्य जो है प्राणी जाति का सदस्य है, जबकि विवेकशीलता मनुष्य का व्यवच्छेदक गुण है, क्योंकि यह गुण उसे अन्य प्राणियों जैसे खरगोश, गाय, बकरी आदि से पृथक करता है। किसी भी पद की परिभाषा को करते समय हमें किन किन नियमों को दृष्टिगत रखना चाहिए, उनमें से जो प्रथम नियम है वह यह है कि किसी भी पद को परिभाषित करते समय उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाना आवश्यक है। किसी पद का जो है स्पष्टीकरण एवं उसको परिभाषित करते समय उसके संपूर्ण गुणार्थ का पूर्ण विवेचन किया जाना आवश्यक है। उसके संपूर्ण गुणार्थ से न तो अधिक गुणों का वर्णन किया जाना चाहिए और न ही उससे कम गुणों का वर्णन किया जाना चाहिए और न ही उसमें किसी प्रकार के आकस्मिक गुण को समावेशित किया जाना चाहिए। यदि किसी पद की परिभाषा करते समय इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उस पद की परिभाषा में निम्नलिखित तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं। प्रथम जो तर्क दोष है वह जो है अपूर्ण परिभाषा का तर्क दोष, जिसे फैलेसी ऑफ इनकम्प्लीट डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ यदि हम मनुष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो मनुष्य के परिभाषित करने के लिए आवश्यक है कि उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन हो और संपूर्ण गुणार्थ में उसके जाति गुण एवं व्यवच्छेदक दोनों प्रकार के गुणों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। इनमें से किसी भी गुण को कम नहीं किया जाना चाहिए। यदि ये कहा जाए कि मनुष्य एक प्राणी है तो ये जो है मनुष्य की अपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि यदि मनुष्य को केवल प्राणी कहा जाए तो प्राणियों में तो खरगोश, गाय, बकरी आदि प्राणी भी आ जाएंगे। अतः किसी भी पद को परिभाषित करते समय
यह आवश्यक है कि उसके संपूर्ण गुणार्थ से कम गुणों का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी पद को परिभाषित करते समय उसके संपूर्ण गुणार्थ से कम गुणों का विवेचन किया जाता है तो उसमें अपूर्ण परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी पद को परिभाषित किया जाता है तो उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ से अधिक गुणों का विवेचन भी नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी पद को हम परिभाषित कर रहे हैं और उसको परिभाषित करते समय उसके संपूर्ण गुणार्थ से अधिक गुणों का विवेचन किया जाए तो उसमें अतिपूर्ण परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे फैलेसी ऑफ ओवर कंप्लीट डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि हम मनुष्य को परिभाषित करते हैं और हम कहते हैं कि मनुष्य एक सभ्य विवेकशील प्राणी है, तो ये मनुष्य की अतिपूर्ण परिभाषा के तर्क दोष से ग्रस्त है ये परिभाषा, क्योंकि इसमें जो है मनुष्य के जो संपूर्ण गुणार्थ है उससे अधिक गुणों का विवेचन किया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य एक सभ्य विवेकशील प्राणी है। यदि मनुष्य को सभ्य कहा जाए तो जो सभ्य नहीं है वे मनुष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए इस परिभाषा में जो है अतिपूर्ण परिभाषा का तर्क दोष निहित है। इसी प्रकार किसी पद को जब परिभाषित किया जाए तो उसमें उसके आकस्मिक गुणों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। यदि उसमें उसके आकस्मिक गुणों का समावेश किया जाए तो उसमें फैलेसी ऑफ एक्सीडेंटल डेफिनेशन का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे आकस्मिक परिभाषा का तर्क दोष कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम मनुष्य को परिभाषित करते हुए ये कहें कि मनुष्य एक हंसमुख प्राणी है, यदि हम मनुष्य की हंसने की प्रवृत्ति के आधार पर उसे इस परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य एक हंसमुख प्राणी है, निश्चय ही हंसमुख मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु इस आधार पर मनुष्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मनुष्य का एक आकस्मिक गुण है, वह उसका जाति और व्यवच्छेदक गुण नहीं है। अतः यदि मनुष्य को ये कहा जाए कि मनुष्य एक हंसमुख प्राणी है तो इसमें आकस्मिक परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि किसी भी पद को परिभाषित करते समय यह आवश्यक है कि उसमें उसके संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन किया जाए। किसी भी पद के संपूर्ण गुणार्थ में उसके जाति गुण एवं व्यवच्छेदक दोनों प्रकार के गुणों का पूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए। संपूर्ण गुणार्थ से न तो अधिक गुणों का विवेचन होना चाहिए और न ही उससे कम का विवेचन होना चाहिए। किसी भी पद को परिभाषित करते समय जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है वह यह है कि वह परिभाषा जो की जा रही है वह न तो अतिव्याप्त हो और न ही अव्याप्त हो। अर्थात परिभाष्य एवं परिभाषा जो है उसकी व्याप्ति समान होनी चाहिए। जब भी हम किसी पद को परिभाषित करते हैं तो हम उसे परिभाष्य कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा उसे परिभाषित किया जाता है उन्हें परिभाषक की संज्ञा दी जाती है। परिभाषा करते समय यह आवश्यक है कि परिभाष्य एवं परिभाषा जो है उसका वस्तु अर्थ समान होना चाहिए, उनका वस्तु अर्थ न कम और अधिक होना चाहिए। उदाहरणार्थ, जैसे मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसमें मनुष्य जो है परिभाष्य है और विवेकशील प्राणी है ये परिभाषा है। इन दोनों का वस्तु अर्थ जो है वह समान है। यदि मनुष्य के स्थान पर विवेकशील प्राणी रखा जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और विवेकशील प्राणी के स्थान पर यदि मनुष्य रखा जाए तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। इस प्रकार किसी भी पद को परिभाषित करते समय यह आवश्यक है कि परिभाष्य एवं परिभाषा जो है उसकी व्याप्ति समान होनी चाहिए, अर्थात उनकी समव्याप्ति होनी चाहिए। जब भी किसी पद को परिभाषित करते समय इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो निम्नलिखित दो तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतिव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष, जिसे फैलेसी ऑफ टू वाइड डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है, और जो दूसरा तर्क दोष है अति अव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष, जिसे फैलेसी ऑफ टू नैरो डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है।
उदाहरणार्थ यदि मनुष्य को परिभाषित करते समय ये कहा जाए कि मनुष्य एक प्राणी है, तो यहाँ जो है अतिव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इस पद की परिभाषा में जो मनुष्य की जो परिभाषा की जा रही है, उसका जो विधेय पद प्राणी है वह उद्देश्य पद की अपेक्षा अधिक व्यापक है। अर्थात जब भी किसी पद को परिभाषित किया जाए तो उसके उद्देश्य के क्षेत्र से यदि विधेय के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए तो उसमें अतिव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि मनुष्य एक प्राणी है, तो यहाँ जो विधेय पद प्राणी है वह जो है उद्देश्य की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया है, क्योंकि प्राणी वर्ग में अन्य प्राणी जैसे कि गाय, खरगोश, बकरी, भैंस आदि सभी प्राणी आ जाते हैं। अतः किसी भी पद को परिभाषित करते समय ये आवश्यक है कि उसके उद्देश्य एवं विधेय का क्षेत्र जो है समान हो, अर्थात विधेय क्षेत्र जो है उद्देश्य की अपेक्षा अधिक व्यापक नहीं हो। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उस पद को परिभाषित करते समय उसमें अतिव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। परिभाष्य एवं परिभाषा की समव्याप्ति से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण तर्क दोष है वह है अति अव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष। जब भी किसी पद को परिभाषित करते समय उसके उद्देश्य क्षेत्र से उसके विधेय क्षेत्र को कम कर दिया जाए तो उसमें अति अव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि हम मनुष्य को परिभाषित करते हुए ये कहें कि मनुष्य एक सभ्य विवेकशील प्राणी है, तो इस परिभाषा में जो है अति अव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्य सभ्य हों यह आवश्यक नहीं है। मनुष्य में सभ्य और असभ्य दोनों प्रकार के मनुष्य समावेशित हैं। अतः यदि मनुष्य को ये कहा जाए कि मनुष्य केवल सभ्य विवेकशील प्राणी है, तो जो असभ्य मनुष्य हैं वह मनुष्य की परिभाषा से बाहर हो जाएंगे। अतः किसी भी पद को परिभाषित करते समय जब उसके उद्देश्य की अपेक्षा उसके विधेय के क्षेत्र को कम कर दिया जाता है तो उसमें अति अव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। किसी भी पद को परिभाषित करते समय जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है वह यह है कि किसी भी पद को परिभाषित करते समय परिभाषा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम परिभाषक कहते हैं, वे कभी पर्यायवाची या समानार्थक नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी पद की परिभाषा करने का अभिप्राय यह है कि उसके अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाए, न कि उसकी उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए। अतः जब किसी पद को परिभाषित करते समय किसी परिभाषा के जो परिभाषक होते हैं उनके स्थान पर पर्यायवाची शब्दों या समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस परिभाषा में जो है चक्रक तर्क दोष की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि हम मनुष्य को परिभाषित करते हुए ये कहें कि मनुष्य जो है नर है, तो ये जो परिभाषा जो है मनुष्य की जो है इस परिभाषा में चक्रक तर्क दोष है, क्योंकि यहाँ जो है मनुष्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए केवल उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया, ये मनुष्य के संपूर्ण गुणार्थ का विवेचन नहीं किया गया है। अतः किसी भी पद को परिभाषित करते समय ये आवश्यक है कि जिन पदों के द्वारा जिन परिभाषक शब्दों के द्वारा उस पद को परिभाषित किया जा रहा है वे कभी पर्यायवाची और समानार्थक नहीं हों, क्योंकि समानार्थक और पर्यायवाची पदों का प्रयोग करने पर उस पद में चक्रक परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ सर्कुलर डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। किसी भी पद को परिभाषित करते समय जो चौथा महत्वपूर्ण नियम है यह है कि किसी भी पद को परिभाषित करते समय उसमें जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं वे अलंकारिक, अस्पष्ट, असंदिग्ध एवं दुर्बोध नहीं होने चाहिए। अर्थात किसी पद को परिभाषित करते समय जो परिभाष्य है और इस परिभाष्य को स्पष्ट करने के लिए जिन परिभाषक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वे अलंकारिक, अस्पष्ट, दुर्बोध और असंदिग्ध नहीं होकर स्पष्ट और सुबोध होने चाहिए, ताकि उस
पद का संपूर्ण गुणार्थ स्पष्ट हो सके। यदि किसी पद को परिभाषित करते समय अलंकारिक, असंदिग्ध और दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस परिभाषा में निम्नलिखित 2 तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं। प्रथम जो है अलंकारिक परिभाषा का तर्क दोष और दूसरा जो है दुर्बोध परिभाषा का तर्क दोष। अलंकारिक परिभाषा का तर्क दोष क्या है? किसी भी पद को परिभाषित करते समय ये आवश्यक है कि उस पद को परिभाषित करने के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जा रहा है वे स्पष्ट और सुनिश्चित होने चाहिए, क्योंकि परिभाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वह किसी पद के अर्थ का स्पष्टीकरण कर उसे सुनिश्चित करना है। किंतु जब किसी पद को परिभाषित करते समय उसमें अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसमें अलंकारिक परिभाषा तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब उस परिभाषा में उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हुए कुछ अलंकारात्मक या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं करें तो उसमें अलंकारिक परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणार्थ जैसे कवि जो है उसको परिभाषित हम ये करते हुए हम ये कहें कि कवि जो है वह प्रकाश और माधुर्य का प्रतीक है, तो इसमें अलंकारिक परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यहाँ जो कवि शब्द है वहाँ उस कवि का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ जो प्रकाश और माधुर्य शब्द जो हैं वे केवल अलंकारिक शब्द हैं जो उसकी अलंकारिक व्याख्या कर रहे हैं, उसके संपूर्ण गुणार्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अतः किसी भी पद को परिभाषित करते समय उसमें यह आवश्यक है कि उसमें अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी पद की परिभाषा के करने के लिए जो दूसरा तर्क दोष है इसी नियम के अंतर्गत, वह दोष जो है दुर्बोध परिभाषा का तर्क दोष। जब भी किसी पद को परिभाषित किया जाए तो यह आवश्यक है कि उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाएं, जो पद प्रयुक्त किए जाएं, वे सरल और स्पष्ट हों ताकि उसके अर्थ को सुनिश्चित कर सकें। यदि किसी पद को परिभाषित करते समय सरल शब्दों के स्थान पर दुर्बोध एवं कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसमें दुर्बोध परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ ऑब्सक्योर डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। उदाहरणार्थ जैसे मनुष्य को परिभाषित करते हुए ये कहा जाए कि मनुष्य जो है ईश्वर की सर्वाधिक परिष्कृत एवं परिमार्जित एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, तो ये जो मनुष्य की जो परिभाषा जो है वह दुर्बोध परिभाषा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो शब्द जैसे परिष्कृत हैं, परिमार्जित है एवं सृजनात्मक रचना जो है वे जो हैं दुर्बोध शब्द हैं। ये मनुष्य के गुणार्थ को स्पष्ट नहीं करके उसके जो पद को हैं अधिक कठिन और दुर्बोध बना रहे हैं। अतः किसी भी पद को परिभाषित करते समय यह आवश्यक है कि उसमें दुर्बोध पदों का प्रयोग नहीं किया जाए। किसी भी पद को परिभाषित करते समय जो 5वां महत्वपूर्ण नियम है वह ये है कि परिभाषा को कभी भी निषेधात्मक नहीं होना चाहिए। अर्थात जब भी किसी पद को हम परिभाषित करें तो उसकी जो परिभाषा हो वो हमेशा जो है सकारात्मक होनी चाहिए, वह नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, निषेधात्मक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परिभाषा का मुख्य अर्थ जो है यह है किसी पद के अर्थ का स्पष्टीकरण करना, ये नहीं बताना कि वह क्या नहीं है। उदाहरणार्थ यदि हम मनुष्य को परिभाषित करते हुए ये कहें कि मनुष्य अश्व नहीं है, तो यहाँ ये तो पता चल रहा है कि मनुष्य अश्व नहीं है, किंतु मनुष्य क्या है वह स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः किसी भी पद को परिभाषित करते समय ये आवश्यक है कि उसकी जो परिभाषा की जाए उसमें कभी निषेधात्मक पदों का प्रयोग नहीं किया जाए, वह परिभाषा निषेधात्मक नहीं हो। क्योंकि यदि किसी पद को परिभाषित करते समय उसमें निषेधात्मक पदों का प्रयोग किया जाए तो उस परिभाषा में निषेधात्मक परिभाषा का तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फैलेसी ऑफ नेगेटिव डेफिनेशन की संज्ञा दी जाती है। आज के इस व्याख्यान में हमने ये देखा कि किसी भी पद को परिभाषित करते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण नियमों को दृष्टिगत रखना चाहिए, और जब इन नियमों की उपेक्षा की जाती है तो कौन कौन से तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे इस प्रकार हैं। अतिपूर्ण परिभाषा दोष से आप क्या समझते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। अपूर्ण परिभाषा का तर्क दोष
क्या है? आकस्मिक परिभाषा का तर्क दोष किसे कहते हैं? किसी भी पद को परिभाषित करते समय जब उसके संपूर्ण गुणार्थ की उपेक्षा की जाती है तो कौन कौन से तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अति अव्याप्त परिभाषा का तर्क दोष क्या है? अति व्याप्त परिभाषा का तर्क दोष क्या है, उसे स्पष्ट कीजिए। किसी पद को परिभाषित करते समय जब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कौन सा तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे स्पष्ट कीजिए। या चक्रक तर्क दोष किसे कहते हैं, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। निषेधात्मक परिभाषा के किसे कहते हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। निषेधात्मक परिभाषा तर्क दोष क्या है, उसे स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि अलंकारिक परिभाषा का तर्क दोष क्या है, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। दुर्बोध परिभाषा का तर्क दोष किसे कहते हैं, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये हो सकता है कि किसी भी पद को परिभाषित करते समय किन किन नियमों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है और जब इन नियमों की उपेक्षा की जाती है तो कौन कौन से तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान में हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्पष्ट कर उनका विवेचन किया है।